नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में अशोक चौधरी की उस बयान पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूरा भूमियार कम्युनिटी अशोक चौधरी के सामने खड़ा हो गया है और सवाल कर रहा है। कोई कह रहा है कि आप तो जहानाबाद को एक बार फिर से जलाना तो नहीं चाह रहे। कोई कह रहा है कि बेटी दामाद के मोह में वो नीतीश के हस्तिनापुर को जला देना चाहता है। कोई कह रहा है कि ये हिसाब लेने वाला कौन है। मतलब चौतरफा इसको लेकर घमासान शुरू हो गया है। लेकिन बड़ी बात ये है या बड़ा सवाल ये है कि अशोक चौधरी ने जहानाबाद की उस धरती को भूमियार की बगावत को लेकर क्यों चुना। क्योंकि अगर हाल के दिनों में अशोक चौधरी की राजनीति पर अगर गौर करें तो इसी तरीके से शेखपुरा में सुदर्शन को लेकर ललन सिंह से दो हाथ करते हुए दिख गए थे। हालांकि उस वजह से उन्हें जमुई का जिला प्रभारी से हटाया गया। उन्हें वो रास्ता जिस रास्ते के सहारे वो शेखपुरा होकर राजनीति जमाना चाहते थे उस रास्ते से आवागमन उनका कम कर दिया गया। लेकिन उस दौर में भी चर्चा हुई थी कि सुदर्शन की जगह अशोक चौधरी अपने दामाद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, सयान को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ठीक उसी तरीके की चर्चा जहानाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जिस तरीके से भूमियारों पर यह सीधा अटैक किया, वो अटैक भूमियार से कहीं ज़्यादा घोसी के पूर्व विधायक जगदीश शर्मा पर था। और कहीं न कहीं घोसी पर भी इनकी नज़र है। घोसी विधानसभा क्षेत्र में किसी दौर में इनके पिता महावीर चौधरी विधायक हुआ करते थे, उसी घोसी विधानसभा क्षेत्र से। बेसिकली अशोक चौधरी रहने वाले भी जहानाबाद के हैं। बाद के दिनों में इनके पिताजी ननिहाल में शेखपुरा में जाकर बस गए। लेकिन सब कुछ इनका जहानाबाद से ही रहा है। जहानाबाद के घोसी में विधानसभा क्षेत्र में चौधरी जाति की अच्छी खासी वोट भी है। इसलिए निशाने पर जगदीश शर्मा इसलिए कि वहाँ पे सयान मतलब अपने दामाद को उम्मीदवार के रूप में सेट करना चाहते हैं। चर्चा ऐसा ही है। ऐसे में जिस तरीके की हलचल जदयू के अंदर हुई है और जिस आक्रामकता के साथ जदयू ने अशोक चौधरी पर आक्रमण किया है, तय मानिए अशोक चौधरी के लिए आने वाला समय बहुत ही कंफर्ट वाला, जो अभी जिस दौर से वो गुजर रहे हैं ना, उस दौर से गुजरते हुए ना दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बेटी को तो उन्होंने चिराग के माध्यम से सेटल कर लिया, दामाद को जदयू के माध्यम से सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसी तरीके की कोई खेलने की कोशिश में जुगत में लगे हैं कि चिराग हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, किसी के कोटे से दामाद मेरा विधायक बन जाए। तैयारी इनकी ये है, ये साफ अब दिखने लगा है। लेकिन उनके उस बयान पर नीरज की जो प्रतिक्रिया आई है, वो प्रतिक्रिया जता रही है कि जदयू में आने वाले समय में इस तरीके के सवालों को लेकर घमासान बढ़ेगा। तो पहले जरा अशोक चौधरी का वो बयान फिर से एक बार सुन लीजिए कि भूमियारों को लेकर उन्होंने क्या कहा और नीरज ने जो सवाल किया है और नीरज जिस अंदाज में अशोक चौधरी की घेराबंदी की है, तय मानिए कि तलवारें खिंच चुकी हैं। जरा पहले दोनों का वक्तव्य सुन लीजिए। कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमियार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमियार लोग भाग जाते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमियार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को वोट, आपका उम्मीदवार चार बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपका दरवाजा नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। ये कैसे बात चलेगा? राजनीति थोड़ी होती है।
राजनीति करना है असूल के साथ राजनीति करिए, राजनीति करना है वजूद के साथ राजनीति करिए और मुद्दों पर राजनीति करिए। हमारा नेता ने जब निर्णय कर लिया तो हम उस आदमी के साथ खड़े, खराब हो चाहे अच्छा। निर्णय का विरोध सिंबल के पहले कर सकते हैं, लेकिन सिंबल लेने के बाद हम निर्णय का विरोध नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप नेता के अनुशासन से चलते नहीं है। आज नेता हमको मंत्री बनाएगा, कल हमको नेता मंत्री से हटा देगा, तो हम नीतीश कुमार के खिलाफ गाली देने लगेंगे, तब तो मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा। तो जो सिर्फ पाने की राजनीति में नीतीश जी के साथ रहते हैं, वैसे लोगों से भी होशियार रहने की जरूरत है। जीवन भर हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला तो नीतीश जी को हम गाली देने लगे। ऐसे नेता की अब आवश्यकता नहीं है। हमको वैसे कार्यकर्ता चाहिए, वैसे नेता चाहिए जो सुख और दुख सब में नीतीश जी के निर्णय के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और हम सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद लोकसभा के हैं और जहानाबाद को नस नस हम भी जानते हैं। मेरे पिताजी 52-57 में जहानाबाद से मिले हुए थे, 52-57 में, और गोसी से मिले हुए थे। तो हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। तो इसीलिए राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कम से कम हम अपने आंख के सामने ग्लानि तो नहीं महसूस करेंगे कि हमने नेता के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहे। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है। जहानाबाद में हार का ठिकरा भूमिहारों को फोड़ा है। दलीय अनुशासन को नियंत्रित करने का अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को होता है, न कि मंत्री परिषद के माननीय सदस्य को। परिस्थिति के अनुसार कोई जाति और धर्म वोट देता है अथवा नहीं देता है। इसे कटिहार के प्रभारी थे माननीय मंत्री जी, कितना दिन प्रवास किया, कितना दिन चुनाव प्रचार किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन चुनाव परिणाम विपरीत आया। जहानाबाद सीट हम हार गए, इसकी पीड़ा हमको है। पार्टी सांगठनिक स्तर पर ऐसे तथ्यों का समीक्षा करती है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है कि कोई वोट दे या न दे, वोट की चिंता नहीं करते बल्कि वोटर की चिंता करते हैं और समाज के हर तबके की चिंता करते हैं, चाहे वो सामान्य जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, अल्पसंख्यक हो अथवा दलित हो, सबका सम्मान करते हैं और सबको पार्टी में अपनी भूमिका तय करने का अधिकार भी देते हैं। अब भविष्य में जो राजनीतिक उपचुनाव है बिहार में, तो जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनको उंगली उठाने का कोई मौका देगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है और नीतीश कुमार जी ने पुरखों का सम्मान किया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर देश में पुरस्कार नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की जब भारत सरकार के कृषि मंत्री थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर राजनीति की दुकान चलाने वाले लोग एक मूर्ति, अनंत मूर्ति की स्थापना नहीं कराए थे, नीतीश कुमार जी ने राजकीय समारोह किया। सर गणेश दत्त, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति सार्वजनिक हित में दिया और उनके नाम पर स्कॉलरशिप 1968 के बाद बंद था, उसको माननीय नीतीश कुमार जी ने शुरू करवाया एवं साथ ही साथ राजकीय समारोह घोषित किया। इसलिए ऐसे लोग जो बयान देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि परिवारवादी पार्टियों के लिए राजनीतिक खाद पानी बन जाते हैं और जो भविष्य में होने वाला उपचुनाव है, बेलागंज है, इमामगंज है, सहित विभिन्न सीटों में तिरहुत स्नातक है, तो ऐसे लोगों के बयान से कोई अंतर नहीं पड़ता है और हमको लगता है कि अपने प्रभार वाले निर्वाचन क्षेत्र पर भी मंतव्य देना चाहिए। तेजस्वी यादव, सुन लिया आपने, नीरज का तेवर सुन लिया। नीरज सीधा सवाल कर रहे हैं, अगर बात हार की है तो कटिहार के प्रभारी तो आप ही थे, किसकी वजह से पार्टी की वहाँ हार गई? कितने दिनों तक आप कटिहार गए? फिर आप अनुशासन समिति या जदयू के टिकट बांटने वाले आप थोड़े, जो इस तरीके का आप हसीन सपना दिख रहे हैं, ये आपकी हैसियत नहीं है।
साथ ही इशारों में उन्होंने ये भी कह दिया कि जदयू वंशवाद के पक्ष में नहीं है, परिवारवाद के पक्ष में नहीं रहा है, इसलिए उस खुशफहमी में न मत रहे अशोक चौधरी कि उनके दामाद को टिकट मिल जाएगा। मतलब साफ है कि अशोक चौधरी जिस मकसद से म्यान से तलवार निकाले थे और सोच रहे थे कि नीतीश जिस मानसिक हालात से गुजर रहे हैं, ऐसे में जिस अंदाज में वो ललन सिंह से दो हाथ के किए थे, ठीक उसी तरीके से जगदीश शर्मा से भी दो हाथ करते हुए वो दिख रहे हैं। कितने सफल होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगर बात उनके चुनावी राजनीति की करें तो अशोक चौधरी बहुत ज़्यादा इस राजनीति में सफल नहीं हुए। हाँ, पीछे के रास्ते से ये अपनी राजनीति बनाए रखे और समस्या को इस स्थिति में ले जाने वाले कोई और नहीं, नीतीश कुमार खुद हैं। नीतीश कुमार कांग्रेस को तोड़ने चले थे, आज उनकी खुद पार्टी टूट रही है, आज खुद पार्टी में घमासान मचा हुआ है। तो देखते चलिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि अशोक चौधरी जिस तरीके से कदम दर कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में जदयू के अंदर से नीरज जैसे स्वर और मुखर होकर सामने आने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ऐसे में नीतीश के लिए पार्टी को संगठित करना मुश्किल होने वाला है, या फिर संगठित रखना एक बड़ी चुनौती होगा। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि अशोक चौधरी ने तो म्यान से तलवार निकाल दिया है। अब उस तलवार के सहारे वो विजय हासिल करते हैं या फिर वीरगति को पाते हैं। वीरगति हम इसलिए कह रहे हैं कि राजनीति में उन्होंने दुस्साहस किया है। बिरले नेता इस तरीके का दुस्साहस करता है। दुस्साहस तो किया है, पता नहीं उस दुस्साहस के पीछे वजह क्या है। वैसे नीतीश कल भी अशोक चौधरी के साथ उनके घर पे गए थे, एक खबर ये भी है। तो जो अशोक चौधरी को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं और मुख्यमंत्री जिस तरीके से अशोक चौधरी के आसपास के प्रभाव मंडल से प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में पार्टी को विखंडित होने में या पार्टी के खंड खंड होने में कोई रोक नहीं सकता है। ये भी संकेत साफ दिख रहा है।